हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर से मैं आपके साथ अपनी शानदार वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलीफॉस्फेजिन्स क्या होते हैं और पॉलीफॉस्फेजिन्स में उनका स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन और उनके प्रिपरेशन हम सीखने वाले हैं बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले पॉलीफॉस्फेजिन्स हेडिंग डाल देते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। पॉलीफॉस्फेजिन्स। पॉलीफॉस्फेजिन्स तो दोस्तों, पॉलीफॉस्फेजिन्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक लार्ज क्लास है, मतलब इसे लार्ज क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। लार्ज क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। लार्ज क्लास इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत बड़ी क्लास है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की, मतलब कि आप अगर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। इसे और अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका होता है। ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये डबल बॉन्ड एन। तो दोस्तों, इसका जो ये आर है, ये आर जब सीएल हो जाता है तो हमें कुछ स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। जब ये जो आर ग्रुप दिख नजर आ रहा है हमें, जो आर सब्सटीट्यूएंट जो नजर आ रहा है, ये वाला जो आर सब्सटीट्यूएंट हमें नजर आ रहा है, ये जब क्लोरीन हो जाता है, ये जब सीएल हो जाता है तो हमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। और उनके कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस होते हैं, उन्हें फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और उनके कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस होते हैं जो हम अभी सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी ज़रूरी है कि इनका प्रिपरेशन और एप्लीकेशंस क्या है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। पर यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इनका आप ये भी लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर वेट इनका, मॉलिक्यूलर वेट जो ये कंपाउंड्स है पॉलीफॉस्फेजिन्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 to 10 मिलियन। 2 to 10 मिलियन इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मतलब काफ़ी भारी इनका मॉलिक्यूल होता है। और इनका जो एन का वैल्यू है, ये जो एन का वैल्यू है, ये सब रट्टे वाली बात है दोस्तों। ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ सिर्फ। ये जो एन का वैल्यू है ये 15,000 से ज़्यादा होता है। 15,000 से ज़्यादा, मोर देन 15,000। और मॉलिक्यूलर वेट जो है 2 to 10 मिलियन तो है ही, खैर। ओके। और ये ऑर्गेनिक, ये जो आर ग्रुप है यहाँ पे सीएल, हमारा बेसिक कंसंट्रेशन तो ये रहेगा कि आर आर इज इक्वल टू, जब सीएल होता है तब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारा बेसिक कंसंट्रेशन तो है। लेकिन ये आर जो है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनोमेटेलिक भी हो सकता है। ओके, ये जो आर ग्रुप है ये ऑर्गेनोमेटेलिक भी हो सकता है, मतलब मैग्नीशियम लिथियम भी यहाँ आ सकता है। ऑर्गेनिक भी हो सकता है जैसे CH3, C2H5 वगैरह। और इनऑर्गेनिक भी आ सकता है जैसे क्लोरीन वगैरह हो गया। ओके, तो आर ग्रुप कैन बी एनीथिंग बेसिकली। और जैसे जैसे आर ग्रुप चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। कोई कुछ कुछ इसमें के क्रिस्टलाइन होते हैं और कुछ अमॉर्फस होते हैं, ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है कि इसमें के कुछ कंपाउंड्स जो है क्रिस्टलाइन होते हैं और कुछ अमॉर्फस होते हैं। मैं न्यू स्लाइड ले रहा हूँ। सम आर क्रिस्टलाइन एंड सम आर अमॉर्फस। सम आर क्रिस्टलाइन। जैसे जैसे आर ग्रुप चेंज होगा प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। अगर आर ग्रुप कुछ स्पेसिफिक ऐसा, मतलब आर ग्रुप चेंज होने पे हो सकता है वो क्रिस्टलाइन हो जाए। और आर ग्रुप सम अदर होने पे, कोई अदर आर ग्रुप आने पे हो सकता है ये अमॉर्फस हो जाए। तो क्रिस्टलाइन कब होगा आप ही सोचिए, जब आर ग्रुप मेटालिक होगा। जब आर ग्रुप मेटालिक होगा तब ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा। आर ग्रुप मेटालिक होगा तो ये जो पॉलीफॉस्फेजिन है क्रिस्टलाइन हो जाएगा। सम आर क्रिस्टलाइन एंड सम आर एमॉर्फस। और आर ग्रुप जब मेटालिक नहीं होगा तो ये एमॉर्फस होगा। ओके।
तो आपको स्ट्रक्चर तो समझ गया पॉलीफॉस्फेजिन का कैसा होता है करके। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशंस पे चले जाएंगे, उसके बाद में हम प्रिपरेशन देखेंगे। अब इसमें आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जो आर आर ग्रुप के साथ है प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, तो कुछ क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ एमॉर्फस होते हैं, ये तो प्रॉपर्टी में चेंज आता ही है। साथ में वाटर सॉल्युबिलिटी भी ये आर ग्रुप पे ही डिपेंड करती है। वाटर सॉल्युबिलिटी भी आर ग्रुप पे डिपेंड करती है। अगर आर ग्रुप रहा कुछ इस तरीके से रहा कि क्रिस्टलाइन है, आर ग्रुप अगर मेटेलिक रहा तो क्रिस्टलाइन हो जाएगा, तो वो वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। और कुछ कुछ होते हैं वाटर इनसॉल्यूबल, तो वो भी आर ग्रुप पे ही डिपेंड करता है कि वाटर सॉल्यूबल होगा या वाटर इनसॉल्यूबल होगा। कुछ इसमें के आर ग्रुप पे ही डिपेंड करने पे, आर ग्रुप चेंज करने पे ही कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं जो बायो एक्टिव हो जाते हैं, कुछ बायो एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ आर ग्रुप कुछ अलग ले लिया तो वो बायो बायो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो बायो एक्टिव का मतलब यह है कि बॉडी में जाके कुछ हमारे बायो इनएक्टिव बोलो या बायो इनर्ट भी कह सकते हैं। बायो इनर्ट मतलब बॉडी में असिमिलेशन होता है, असिमिलेशन नहीं होता बायो इनर्ट के केस में। और बायो एक्टिव का मतलब यह है कि भाई बॉडी में उसका असिमिलेशन होगा, बॉडी में वो एंजाइम्स वगैरह जो भी हमारे बॉडी में प्रतिक्रिया होती है, वो क्रियाएं होती रहती है, पचन की वो डाइजेशन होते रहता है, जो भी होता है उसमें वो भाग लेगा तो बायो एक्टिव है, और उसमें अगर भाग नहीं लेता वो बॉडी की एक्टिविटीज में तो वो बायो इनर्ट होता है। तो वो भी आर ग्रुप पे ही डिपेंड करता है। मतलब बेसिक ढांचा, मतलब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बेसिक ढांचा है, ये वाला जो बेसिक ढांचा है वो तो एज इट इज रहता है। ये वाला जो बेसिक ढांचा है पॉलीफॉस्फेजिन्स का, ये वाला, ये तो जैसे का वैसा रहता है, इट रिमेन्स एज इट इज। लेकिन लेकिन विथ चेंज इन आर ग्रुप, आर ग्रुप मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है यहाँ पे, इसको चेंज करने से प्रॉपर्टीज में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आता है कि हम इनको चेंज कर करके, आर को चेंज कर करके हम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑब्टेन कर सकते हैं इसमें। तो लेबोरेटरी में तो खैर प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन इंडस्ट्री में इसे प्रिपेयर करते समय हम आर ग्रुप को चेंज करते जाते हैं ताकि डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हमें मिले। ओके, अब इसके एप्लीकेशंस पे चले जाते हैं, उसके बाद में प्रिपरेशन पे चले जाएंगे। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो एप्लीकेशंस क्या है वो जान लीजिए। इनके इनके एप्लीकेशंस कुछ इस तरीके से है कि जो ट्राइमरिक साइक्लिक ट्राइमर है, जैसे कमर्शियल कमर्शियल इंडस्ट्री में हमें कमर्शियल डेवलपमेंट्स करने होते हैं। कमर्शियल डेवलपमेंट्स मतलब कुछ पॉलीमर्स बनाने, या फिर कुछ रेजिन्स बनाने, तो कमर्शियल डेवलपमेंट्स होते हैं। तो कमर्शियल डेवलपमेंट्स मतलब एक लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री होती है, तो वो इंडस्ट्री में जो भी सामान बनाना होता है, जैसे आपको अधिकतर पॉलीथीन बनाना होगा, या आपको रबर बनाने होंगे, टायर बनाने होंगे, तो कमर्शियल डेवलपमेंट्स की बात हो गई है। तो जो साइक्लिक ट्राइमर, ये वाला जो साइक्लिक ट्राइमर है, NPCl2 थ्राइस, NPCl2 थ्राइस वाला जो साइक्लिक ट्राइमर है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। NPCl2 थ्राइस का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसे साइक्लिक ट्राइमर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एक ट्राइमर, ये ट्राइमराइज हुआ है, एक ही यूनिट जो है 3 बार रिपीट हुआ है, और साइक्लिक रूप में हुआ है रिपीट, इसलिए इसे साइक्लिक ट्राइमर कहा गया है बेसिकली। ओके, यहाँ इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो ये साइक्लिक ट्राइमर कहा गया है इसे। तो दिस इज अ साइक्लिक ट्राइमर। इसे ट्राइमर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वाला जो इतना जो यूनिट है, ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। इतना जो यूनिट है ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए इसे साइक्लिक ट्राइमर कहा गया है। और 3 टाइम्स रिपीट होने पे ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया। तो ट्राइमर मतलब 3 टाइम्स कोई यूनिट अगर रिपीट होता है तो 3 टाइम्स कहा गया है। और साइक्लिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने एक क्लोज्ड क्लोज्ड रिंग बना लिया है, बेंजीन टाइप क्लोज्ड रिंग बनाया है इसने। इसने एक क्लोज्ड रिंग बना ली है, ये देखिए ये क्लोज्ड रिंग। ओके, तो इसलिए इसे साइक्लिक ट्राइमर कहा गया है। तो ये साइक्लिक ट्राइमर जो है NPCl2 थ्राइस, इसका भी इसका जो है इसमें N = 3 है,
जैसे आपने जो बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, आर की जगह पे Cl है और n इज इक्वल टू 3 है, ये वाले स्ट्रक्चर में ही आर इज इक्वल टू Cl है और n इज इक्वल टू 3 है। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई मतलब ये n और ये इस तरीके से, तो ये n टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 3 है और r इज इक्वल टू Cl है। ओके, यह बात आपको समझ में आ रही है? तो इसी को साइक्लिक रूप में ले लिया गया है, तो ये हो जाएगा साइक्लिक ट्राइमर। तो साइक्लिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने रिंग बनाई है बेंजीन टाइप। ओके, बहुत बढ़िया। अब हाई परफॉर्मेंस, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एक्ट करता है, ये जो है NpCl2 थ्राइस acts as starting point. It acts as starting point in most commercial developments. Most commercial मतलब इंडस्ट्रियल बहुत ज्यादा यूज है उसका, कमर्शियल डेवलपमेंट्स। मतलब इससे स्टार्ट करके बहुत सारे रेजिन, ये वो कैटलिस्ट सब बना सकते हैं हम। ओके, हाई परफॉर्मेंस इलास्टोमर्स होते हैं कुछ, कुछ हाई परफॉर्मेंस इलास्टोमर्स है, जैसे कि पीएनएफ हो गया, या फिर ये हाई परफॉर्मेंस इलास्टोमर्स होते हैं, IPLF। दीज आर हाई परफॉर्मेंस इलास्टोमर्स। अब हाई परफॉर्मेंस इलास्टोमर्स क्या होते हैं उसे छोड़िए, लेकिन ये जान ले लो, ये जान लीजिए कि ऐसा होता है हाई परफॉर्मेंस इलास्टोमर्स। तो इस टाइप के जो हाई परफॉर्मेंस इलास्टोमर्स होते हैं, PNF या फिर IPLF, ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग सील्स, सील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, SEAL सील, सील मैन्युफैक्चरिंग, ओ रिंग्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, और डेंटल स्ट्रक्चर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। डेंटल स्ट्रक्चर्स, डेंटल स्ट्रक्चर्स एंड डेंटल डिवाइसेस, डेंटल स्ट्रक्चर्स और डेंटल डिवाइसेस के इसमें बनाने में इसका यूज होता है, PNF और IPLF का। यह हाई परफॉर्मेंस इलास्टोमर्स है, ओके, इनका यूज होता है। और इसका थर्ड एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से है कि एरिलॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड पॉलीमर भी इससे डेवलप किया गया है। एरिलॉक्सी थर्ड एप्लीकेशन है इसका, एरिलॉक्सी, एरिलॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड पॉलीमर, एरिलॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड पॉलीमर जो है हैज बीन डेवलप्ड थ्रू दिस, हैज बीन डेवलप्ड थ्रू दिस। इसी के द्वारा हमें ये सब्स्टिट्यूटेड एरिलॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड पॉलीमर जो है, ये इसी को हमने, ये इसी से मतलब ये जो ट्राइमेरिक साइक्लिक ट्राइमर जो है, ये इससे, इसी से हमने इसे डेवलप किया है। तो बेसिकली हम पॉलीफॉस्फेजिन की जनरल एप्लीकेशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसी पे ज़्यादा जोर देंगे। हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस ये दो इसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा, इसके अराउंड, और दूसरा है, दूसरा ये टेट्रामेरिक पॉलीमर है, इसके और इसके अराउंड ही हमारा सिलेबस जो है रिवॉल्व करेगा। और एप्लीकेशन में भी हम यूजुअली इसके और इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ कॉमन फॉस्फेजिन्स। तो फॉस्फोनाइट्रिलिक, फॉस्फोनाइट्रिलिक, फॉस्फोक्लोरोनाइट्रिलिक, इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, डाइक्लोरोफॉस्फेजिन टाइप के, क्लोरो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स भी कहा जाता है या डाइक्लोरोफॉस्फेजिन कहा जाता है। तो इनके आसपास ही हमारा सिलेबस ज़्यादा रिवॉल्व करने वाला है। ओके, तो इसका फिर ये एरोलॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड पॉलीमर जो है, ये इन टर्न थर्मल और साउंड इंसुलेशन के लिए काम आता है। काय के लिए काम आता है? थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन में काम आता है। थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन आपको तो समझता ही है इंसुलेशन क्या होता है। थर्मल इंसुलेशन मतलब जैसे आप कहीं कोई कुछ गर्म चीज हो रही है अंदर, तो आपको बाहर से उसको टच करना है, तो उसके लिए आपको थर्मल इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है। फिर साउंड इंसुलेशन तो आपको पता ही है कि जैसे कुछ कुछ साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स होती है, तो उसमें बाहर नॉइस पोल्यूशन कितना भी हो, अंदर साउंड नहीं आता, तो उसमें साउंड इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है हमें। फिर ये फायर रेजिस्टेंस में भी इसका यूज होता है, मतलब कि इसके बहुत ही फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, फायर रेजिस्टेंस जो मटेरियल बनाते हैं उसमें भी
उसमें भी ये एरिलॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड पॉलीमर का यूज होता है। तो ये एरिलॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड पॉलीमर किसकी देन है? ये पॉलीफॉस्फेजिन की ही देन है, इसलिए इसके पॉलीफॉस्फेजिन के एप्लीकेशन में इसको पढ़ रहे हैं बेसिकली। ओके, बात आपको समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इसको यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसका जो चौथा एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से है, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है। यूज्ड एज, ये पहले लिखना चाहिए था, यूज्ड एज सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, कुछ नहीं भी करते कुछ करते हैं। तो जो करते हैं उन्हें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज किया जाता है। प्रोटॉन कंडक्टिव पॉलीमर्स बेस्ड ऑन पॉलीफॉस्फेजिन प्लेटफॉर्म आर बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड स्टडी। तो प्रोटॉन कंडक्टिव सिस्टम्स है पॉलीमर्स, प्रोटॉन कंडक्टिव पॉलीमर्स। अब ये क्या होता है इसके आपको डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रट्टे वाला पार्ट है। प्रोटॉन कंडक्टिव पॉलीमर्स जो है ये भी इसी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। प्रोटॉन कंडक्टिव पॉलीमर्स भी पॉलीफॉस्फेजिन से ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल्स में भी इसका यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल्स, इसमें भी इसका यूज होता है। ओके, डाई बेस्ड सोलर सेल जो होते हैं, डाई बेस्ड सोलर सेल्स, अभी इसके डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं कि ये क्या होता है, नहीं तो सिलेबस अलग रह जाएगा और हम अलग चले जाएंगे। डाई बेस्ड सोलर सेल्स में भी इसका यूज होता है। ओके, हाइड्रोलिटिकली सेंसिटिव पॉलीमर्स बनाने में इसका यूज होता है। हाइड्रोलिटिकली हाइड्रोलिटिकली सेंसिटिव पॉलीमर्स, तो ये भी पॉलीफॉस्फेजिन की ही देन है। हाइड्रोलिटिकली सेंसिटिव पॉलीमर्स ये जो बनते हैं ये भी पॉलीफॉस्फेजिन की ही देन है। ओके, मैमेलियन टिश्यू के रीजनरेशन में यूज होता है। रीजनरेशन ऑफ मैमेलियन टिश्यू। मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी, मतलब इंसानों की तरह या गिलहरी की तरह या फिर कुत्ते की तरह। तो रीजनरेशन ऑफ मैमल सेल, मैमेलियन सेल का रीजनरेशन के लिए भी, मैमेलियन मतलब एडजेक्टिव फॉर्म हो गया मैमल्स का, तो मैमेलियन सेल के रीजनरेशन में भी इसका यह हाइड्रोलिटिक सेंसिटिव पॉलीमर्स का यूज होता है। और ये भी पॉलीफॉस्फेजिन की देन है, इसलिए हम बेसिकली इसमें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिटिकली सेंसिटिव जो हम सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बनाएंगे, सेंसिटिव पॉलीमर्स भी जो बनाएंगे, ये भी सब पॉलीफॉस्फेजिन के द्वारा बनाएंगे, इसीलिए इसका यहाँ पे बताया गया है कि ये सभी यूज है। बायो इरोडेबल पॉलीफॉस्फेजिन्स जो है, ये देखो बायो इरोडेबल पॉलीफॉस्फेजिन नाम के टाइप के भी एक बायो इरोडेबल बायोइरेडेबल पॉलीफॉस्फेजिन्स भी होते हैं नेचर में। तो बायोइरेडेबल जो पॉलीफॉस्फेजिन्स है ये यूज होते हैं कंट्रोल्ड रिलीज, काय में यूज होते हैं? कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। मतलब ड्रग्स और वैक्सीन्स जो है, ड्रग्स और वैक्सीन्स के कंट्रोल्ड रिलीज में ये बायो इरोडेबल पॉलीफॉस्फेजिन्स यूज होते हैं। बायो इरोडेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि बॉडी में जैसे ही वो जाते हैं तो बॉडी उनसे छुटकारा पा लेती है कुछ दिनों में। ओके, मतलब वो बायो, मतलब जैसे बायोडिग्रेडेबल, आपको पता है ना नेचर में बायोडिग्रेडेबल चीजें होती है, तो बायोडिग्रेडेबल मतलब उसको नेचर के कीटाणु उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसके कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। तो बायो इरेडेबल मतलब कि हमारे बॉडी में जाने के बाद में वो बायो अक्यूमुलेशन नहीं होता उसका, उसका बॉडी के अंदर ही, जैसे कोई पॉइजन खा लिया हमने तो वो कई सालों तक बॉडी के अंदर ही रह जाता है। पर ये पॉलीफॉस्फेजिन बायो इरोडेबल मतलब ऐसे पॉलीफॉस्फेजिन जो इरोड कर सकती है बॉडी, जैसे इरोजन होता है ना, सॉइल इरोजन टाइप, वैसा शब्द है इरोडेबल। मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पॉलीफॉस्फेजिन को ब्रेक डाउन करके अलग मटेरियल में कन्वर्ट करने में हमारी बॉडी सक्षम है। मतलब पॉइजनस नहीं है जो पॉलीफॉस्फेजिन, बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होते उनके, वो पॉलीफॉस्फेजिन का यूज करते हैं हम कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन में। ड्रग्स और वैक्सीन जो है बॉडी में डालने के लिए उसका यूज किया जाता है।
अब कुछ ऐसे भी यहाँ जैसे कल्टीवेशन ऑफ नर्व सेल करके एक होता है, कल्टीवेशन कल्टीवेशन ऑफ नर्व सेल, कल्टीवेशन ऑफ नर्व सेल, इसमें भी पॉलीफॉस्फेजिन का बहुत बड़ा योगदान है। पॉलीफॉस्फेजिन से ही कल्टीवेट की जाती नर्व सेल, पॉलीफॉस्फेजिन्स। और ये जो कल्टीवेशन ऑफ नर्व सेल है, ये रिसेंट है, ये रिसेंट है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है। ओके, ये 1990s 2000s का डेवलपमेंट है, इसलिए इसे रिसेंट कहा गया है कि भाई नर्व सेल कल्टीवेट करने में भी पॉलीफॉस्फेजिन्स का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, तो अभी इनकी कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाती है और फिर दिक्कत हो जाती है। तो थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया। तो गुड बाय, शब बखैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।